बैंक में हम मैक्सिमम कितने अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट करवाएं कि हमारे ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह बात क्लियरली बोलता है कि अगर आप पूरे साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट की बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो ना, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब यह चीज कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। एक बार मैं आपको ना ये जो इनकम टैक्स का एसएफटी का जो पीडीएफ है, एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो पीडीएफ है, ये देखो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। इस पीडीएफ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ, एक सीन में आपको आराम से सब चीजें दिखाता हूं। यहां पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट देखो, 1 और मोर टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स हम फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं। अदर देन अ टाइम डिपॉजिट मेड थ्रू रिन्यूअल ऑफ अनदर टाइम डिपॉजिट। ये रिन्यूअल का केस अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑफ अ पर्सन एग्रीगेटिंग टू 10 lakhs और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ पर्सन, यानी 10 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में बना लेते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। अभी ये रिन्यूअल वाली जो बात है, ये भी मैं आपको आगे समझाता हूं। अच्छा, और भी चीजें हैं। खैर, इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाकी चीजों में हम डीपली नहीं जाएंगे, बट एक दो चीजें और हैं, वो भी देख लो। ये बोलते हैं कि कैश डिपॉजिट अगर आप पूरे साल भर में करते हो अपने करंट अकाउंट के अंदर, भी ब्रांच में आप जाते हो और कैश जमा करते हो करंट अकाउंट के अंदर, सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा, करंट अकाउंट के अंदर, तो ये बोल रहा है अगर पूरे साल भर में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हो करंट अकाउंट में पूरे साल भर में, तो उस केस में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ऐसे ही अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो सेविंग्स अकाउंट में पूरे साल भर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, तो उस केस में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। खैर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हमारा जो मेन मुद्दा है वो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है। तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप पूरे साल भर में 10 लाख या उससे ज्यादा की फ्रेश फिक्स डिपॉजिट करवाते हो ना बैंक में, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। अब नोटिस आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाय तौबा मच गई। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फॉर एक एग्जांपल लो, अगर आपने साल भर में, आपने जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आपने 15 लाख रुपए की आईटीआर फाइल करी, ठीक है, और उसी साल आपने 12 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा इस इंसान ने साल भर में 3 लाख का खर्चा किया, 12 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करा दी। भाई मान लो अगर नोटिस आ भी गया तो आपके पास जस्टिफिकेशन है बताने के लिए। लेकिन यही मान लो किसी इंसान ने ऐसा किया कि आईटीआर भरी है 5 लाख रुपए की, भी 5 लाख की आईटीआर भरी है, और उसी साल, काफी लोगों के पास काला धन होता है, ठीक है, उसी साल मान लो इस इंसान ने 70 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा दी। तो कोई सेंस बन रही है इस बात की कि 5 लाख रुपए वो इंसान कह रहा है मैंने साल भर में कमाए और इसी साल मैंने 70 लाख रुपए की एफडी करा दी, तो आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। इस वजह से ये एक तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गई ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नोटिस भेज सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा है। या तो ये इंसान यहां पे प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे दे कि जी इस साल मैंने अपनी कोई XYZ कोई प्रॉपर्टी है इसको बेचा है, वहां से मेरे पास पैसा आया था और फिर मैंने इस पैसे की जो है फिक्स डिपॉजिट करा दी, तो ये मेरी कोई कमाई नहीं थी, यहां मैंने प्रॉपर्टी बेची है। जो भी जस्टिफिकेशन है, मेरे को गिफ्ट मिला, मेरी शादी हुई, मेरे को पैसे मिले, जो भी जस्टिफिकेशन है, या तो वो सारी की सारी जस्टिफिकेशन दे दो। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर आपके ऊपर नोटिस आएगा। समझ के बात को। एक और पॉइंट है, जैसे मैंने अभी आपको एसएफटी वाले पेज पे दिखाया था, वहां एक चीज क्लियरली मेंशन्ड थी, अगर एफडी को रिन्यूअल आप कर रहे हो, उस केस में 10 लाख से ऊपर की अगर आप एफडी करा रहे हो तो नोटिस आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, नोटिस नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो कोई एक इंसान है जो पिछले 25-30 साल से हर साल, किसी साल 1.5 लाख कमाया उसने, किसी साल उसने 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, ठीक है, 3-4 लाख ऐसे करके कमाया। जब भी जितना भी उसने पैसा कमाया पिछले 20-25 सालों में, कोई भी साल ऐसा नहीं था कि उसकी जो इनकम है वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आती हो। भी बहुत सारे लोग हैं ना, हो सकता है कोई इंसान साल का 2 लाख कमा रहा है, लेकिन वो संघर्ष इतना करता है कि वो पैसा बचा लेता है, पैसा 50,000, 60, 70,000, 1 लाख रुपए तक बचा लेता है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल थोड़ी ना है। वो उसने 1 लाख बचाया, 1 लाख की एफडी करा ली, अगले साल फिर 1-1.5 लाख रुपए बचाया, ऐसे करके धीरे धीरे करके उसने पिछले 20-25 सालों में 50-55 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के अंदर जमा कर लिए, ठीक है। ये उसके पिछले 20-25 सालों की कमाई है, ठीक है, और किसी भी साल वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर नहीं था। समझ गए। अब वो 50-55 लाख रुपए की उसकी बैंक में एज इट इज एफडी चल रही है। अब मान लो ये नया साल आया, उसने इस साल उस एफडी को जो है रिन्यू कर लिया,
ठीक है। अब कायदे से वो 10 लाख रुपए की एफडी से ज्यादा अमाउंट है, अभी 50-55 लाख रुपए की एफडी है, वो एफडी रिन्यू कर ली, क्या उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? नहीं आएगा। समझ के बात को? क्यों? वहां क्लियरली मेंशन्ड है कि नई फिक्स डिपॉजिट अगर आप 10 लाख से ज्यादा की कर रहे हो, उस केस में आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब यह भी मत सोच लेना कि मैंने तो 2 साल पहले चोरी छुपे टैक्स कम भर के फिक्स डिपॉजिट करवा ली थी 15-20 लाख रुपए की, चलो वो साल टप गया, अब तो हम बच गए। नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि पिछले 8 सालों के कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगती है तो पिछले 8 सालों की किसी भी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। समझ गए? यानी आज साल 2026 चल रहा है, तो साल 2018 से लेकर के 2026 तक कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि ये कैसे हुई, इसके अगेंस्ट आईटीआर प्रॉपर फाइल करी गई थी कि नहीं करी गई थी, किसी भी ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगा जा सकता है। बहुत से लोग ये चीज भी बोलते हैं कि यार कहां ही इनकम टैक्स का मेरे पास नोटिस आएगा, मेरे पास तो आज तक नहीं आया, मैं तो पैसा ऐसा घुमा देता हूं, वैसा घुमा देता हूं, है ना। देखो, एक चीज समझो कि भगवान का शुक्र ही करो कि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आया। रीजन क्या है? भी हमारे देश की 150-160 करोड़ जनसंख्या है, जिसके ऊपर लिमिटेड ही ये टैक्स ऑफिसर्स हैं, तो सबके ऊपर नोटिस आए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए कह रहा हूं भगवान का शुक्र करो, जिनके ऊपर नोटिस आते हैं उनसे पूछा करो भाई उनकी क्या हालत हो जाती है। एक तो आप समझ रहे हो, ये जो डिपार्टमेंट है ये आसानी से वो वाला डिपार्टमेंट भी नहीं है कि सर थोड़ा ले दे करके कर लेना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि मान लो अगर कोई ट्रांजैक्शन, यानी अगर 5 लाख रुपए की कोई ट्रांजैक्शन है जिसका हिसाब किताब हम नहीं दे पा रहे, तो 5 लाख रुपए के ऊपर यानी 60% से लेके 400% तक की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे ऊपर इंपोज कर सकता है। यानी 5 लाख का 60% हो गया, ये हो गया 3 लाख रुपए, और इसका 400% हो गया यानी 5 चौक 20, ये हो गया 20 लाख रुपए। यानी 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक इस ट्रांजैक्शन के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। अब काफी बार बहुत अमीर लोग फंस जाते हैं, हो सकता है किसी की 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन फंस गई, तो 3 करोड़ रुपए से लेकर के 5 चौक मान लो 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन फंस गई ना, हाँ, तो 20 करोड़ तक ये पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। तो इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। अच्छा, अब हम एफडी के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक और पॉइंट डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। काफी लोग ये भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमारा बार बार टीडीएस कट जाता है। जी, टीडीएस क्यों कटता है? टीडीएस है क्या? टीडीएस होता है हमारा एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे एक तरह से आप ये समझो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो सरकार कहती है कि अगर ये फिक्स डिपॉजिट से पूरे साल भर में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ब्याज कमाता है, ठीक है, तो हम इसका टीडीएस काटेंगे। अगर ये साल भर में 1 लाख रुपए से कम का ब्याज कमाता है तो हम इसका टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो कोई 60 साल से कम उम्र है, कोई नॉर्मल सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से कम है, कोई 30-35 साल का कोई भी इंसान है, इसके लिए सरकार कहती है अगर ये इंसान साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा का एफडी से ब्याज कमाता है तो हम इसका टीडीएस काटेंगे। अगर 50,000 रुपए से कम एफडी से ये ब्याज कमाते हैं तो हम इसका टीडीएस नहीं काटेंगे। टीडीएस कटता कितना है? 10% टीडीएस कटता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो कोई नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, जिसकी उम्र 35 साल है, तो इसके लिए लिमिट क्या है? 50,000 रुपए की लिमिट है, राइट। इसके पास 3 एफडी हैं। पहली एफडी है, मान लो पहली एफडी पे ब्याज इसने कमाया 20,000 रुपए, ठीक है जी, ये मैच्योर होगी, 20,000 रुपए का इसने ब्याज कमाया, पूरा का पूरा 20,000 रुपए इसके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी एफडी है, एफडी नंबर 2, इससे इसने 25,000 रुपए का ब्याज कमाया, ये भी इसी साल मैच्योर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूरा 25,000 रुपए इसके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी तक ये पूरे साल भर में 45,000 रुपए का ब्याज कमा चुका है, राइट। तीसरी एफडी थी, उस पे ब्याज आना था 10,000 रुपए, ठीक है जी। अब ये एफडी भी इस साल मैच्योर हो गई। अगर अब जैसे ही ये एफडी मैच्योर हुई तो टोटल इसका ब्याज कितना हो गया इस साल का? 55,000 रुपए हो गया। अब 55,000 हो गया तो 50,000 रुपए से ज्यादा ब्याज हो गया ना इस साल में। तो बैंक क्या करेगा, जैसे ही तीसरी एफडी मैच्योर होगी, अभी तक तो कोई टीडीएस नहीं काटा था, लेकिन अब इस साल टोटल ब्याज 55,000 रुपए हो गया, तो 55,000 का 10% यानी 5500 रुपए टीडीएस काट लेगा। और ये जो तीसरी एफडी है इस पे 10,000 रुपए ब्याज सेविंग्स अकाउंट में नहीं देगा, 5500 रुपए काट के सिर्फ 4500 रुपए ब्याज जो है क्रेडिट करेगा। ये जो 5500 रुपए हैं ये सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका जो बैंक है वो जाकर के जमा कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5500 रुपए मेरे पैसे वेस्ट हो गए क्या, नहीं। देखो इसमें क्या होता है, मान लो अगर बैंक ने एफडी के अगेंस्ट टीडीएस काट भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप साल के अंत में
जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, जब एंड में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और उस टाइम पे हाल फिलहाल भारत में 12 लाख रुपए तक जो भी कमाई कर रहा है, 12 लाख से कम या 12 लाख या उससे कम, तो कोई टैक्स नहीं बनता। ठीक है, तो अगर आप कहते हो पूरे साल भर की मेरी जो इनकम है वो 12 लाख से कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ये जो 5500 रुपए आपके काटे हैं ये पैसा आपको रिफंड कर देगी। समझ गए बात को? तो ये सिंपल सा रूल होता है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन के केस में जब 1 लाख से ऊपर ब्याज बन जाएगा तो जो भी ब्याज होगा सारे के ऊपर 10% एक बार टीडीएस कट जाएगा, वो आपको रिफंड आ जाएगा। अगर आप साल के अंत में ये दिखा देते हो कि आपकी जो कमाई है वो 12 लाख या उससे कम है तो आप इसका रिफंड ले सकते हो। बस हाँ, आईटीआर भरनी जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं बैंकों में पैसा है अच्छा खासा, बैंकों में आंख बंद करके एफडी करा रखी है, अच्छा साल भर की कमाई 12 लाख से ऊपर बनती भी नहीं है, ठीक है, 12 लाख से ऊपर नहीं बनती, बट टीडीएस कट जाता है काफी बार, ठीक है, और आईटीआर भी नहीं भरते, तो फिर वो पैसा खुद से रिफंड नहीं आता। समझ के बात को? इसीलिए आईटीआर भर दिया करो साल के अंत में, जो भी टीडीएस है वो रिफंड हो जाता है। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, अगर आपकी कमाई 12 लाख से कम है तो वो पैसा रिटर्न हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, आपने बहुत बार सुना होगा फॉर्म 15G और 15H के बारे में। अगर आप ये चाहते हो कि मेरा टीडीएस कटे ही ना, मैं बैंक में एफडी कराऊं, मेरा टीडीएस कटे ही ना, तो पहले फॉर्म 15G और 15H बोलते थे। पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अब चेंज हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो गया, ठीक है। तो अब फॉर्म 15G 15H सभी काफी सारे फॉर्म्स के नाम चेंज ही हो गए। फॉर्म 15G 15H को अब फॉर्म 121 बोला जाता है। पहले फॉर्म 15G लगाया जाता था जिनकी उम्र 60 साल से कम है, 15H लगाया जाता था जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। अब दोनों को हटा दिया, एक सिंगल फॉर्म है, चाहे कोई भी उम्र हो, फॉर्म 121। ये बैंक में जाओ, जमा करो, बैंक को बोलो कि मेरी जो कमाई है साल भर की वो 12 लाख से कम ही रहने वाली है, आप मेरा कोई टीडीएस मत काटो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक टीडीएस काटेगा ही नहीं। समझ के बात को? तो अगर ऐसा लगता है कि कौन आईटीआर भरे, ये करे वो करे, तो सिंपली बैंक में जाओ, फॉर्म 121 जमा करा दो एफडी के साथ ही, बैंक आपका टीडीएस काटेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, अब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं। हाँ, तो हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो मेन पॉइंट यही है कि अगर आप साल भर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हो तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बवाल मच गया। अगर आ जाता है, आपके पास वैलिड प्रूफ है, ठीक है, वैलिड सोर्स है आपकी कमाई का, कराने को आप 5 करोड़ की एफडी कराओ, किसने मना किया, लेकिन आपके पास वैलिड सोर्स होना चाहिए कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज फिर ये है कि सिंगल ज़्यादा आप मत करो, फिर वो सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो टीडीएस की हमने बात करी थी ना कि 10% टीडीएस कट जाता है, मान लो कोई सीनियर सिटीजन 1 लाख से ज़्यादा ब्याज कमा ले तो कटता है, नॉन सीनियर सिटीजन 50,000 से ज़्यादा ब्याज कमा ले तो कटता है। ये हर बैंक का अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल आपने पीएनबी में एफडी कराई है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में, और कोई नॉन सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 35 साल है, तो 50,000 से ऊपर ब्याज नहीं टपना चाहिए, राइट। तो मान लो पीएनबी में आपका टोटल ब्याज एफडी से बना 45,000 रुपये, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सिमिलरली आपने एसबीआई में भी काफ़ी सारी एफडी बना करा रखी हैं, और एसबीआई में जो जितनी भी एफडी है उनका साल भर का ब्याज बना 48,000 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी टीडीएस नहीं कटेगा, वहाँ भी टीडीएस नहीं कटेगा। समझ गए? हर बैंक का अलग अलग हिसाब होता है कि पीएनबी में है तो 50,000 यहाँ क्रॉस नहीं हुआ, एसबीआई में भी क्रॉस नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे बैंक में भी आप एफडीज करा सकते हो, ठीक है, और उस केस में ये है कि वहाँ पे भी फिर 50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हर बैंक में मान लो पीएनबी में 48,000 ब्याज बना, एसबीआई में 49,000 ब्याज बना, आईसीआईसीआई बैंक में आपका 40,000 ब्याज बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल बैंक में 50,000 से ऊपर पैसा जो है नहीं कटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक सवाल आता है कि सेविंग्स अकाउंट का के अंदर रखे पैसे पर जो हमारे को ब्याज मिलता है, क्या उस पर भी टीडीएस कटता है? नहीं, उस पर टीडीएस नहीं कटता, सिर्फ एफडी का जो ब्याज होता है उसके ऊपर टीडीएस कटता है, ठीक है। वो भी अगर आपकी कमाई 12 लाख से कम है तो आप उसको रिफंड ले सकते हो। अगर टीडीएस नहीं कटवाना तो फॉर्म 121 सबमिट कर सकते हो। सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखे पैसे पे जो आपको ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस नहीं कटता, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो आप ब्याज कमाते हो फिक्स डिपॉजिट में रखे पैसे पर, वो भी आपकी कमाई माना जाता है। जो आप ब्याज कमाते हो सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर, वो भी आपकी कमाई माना जाता है। जैसे मान लो सपोज किसी की सैलरी है, कोई जॉब करते हैं, सैलरी है उसकी 8 लाख रुपए, एफडी से उसको पूरे साल भर का ब्याज आया मान लो 4 लाख रुपए, और सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर उसको पूरे साल भर का ब्याज आया मान लो 50,000 रुपए, तो टोटल उसकी इनकम 8 4 12 लाख
50,000 रुपये मानी जाएगी। समझ के बात को? तो हालांकि सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पर टीडीएस नहीं कटता, बट जो वो ब्याज होता है वो आपकी कमाई ही माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक रूल थे। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत जल्द जैसे हम लाइव सेशंस स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, अभी तो सबके लिए लाइव सेशंस है, बट उसमें चैलेंज ये आता है कि जब लाइव जाते हैं तो डाउट्स जब डिस्कस करते हैं सभी के, तो चैट बॉक्स इतना फास्ट भागता है कि डिस्कस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी कुछ टाइम करेंगे लाइव, लेकिन बहुत जल्द 15-20 दिन के बाद जो लाइव सेशंस हैं जिनके भी डाउट्स होते हैं वो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए डिस्कस किया करेंगे। उसकी फीस जितनी कम हो सकती थी उतनी रखिए, उससे नीचे यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता। फीस सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ की रखिए। जो भी मेंबर्स होंगे उनके जो भी सवाल होंगे, ठीक है, फिर वो जो लाइव चैट होएगी वो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए ही होएगी, लाइव सेशन जो होएगा ना, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो ज्वाइन करने के लिए जब आप चैनल पे जाओगे वहाँ आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ से फिर आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।